हाय दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़, अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जैसा आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि ये टॉपिक है यूएस से कनेक्टेड और यूएस के इकोनॉमी से कनेक्टेड। और मैं बात करने वाला हूँ आने वाले रिसेशन की। मैं एक फोरकास्ट पे बात कर रहा हूँ जो कि एक प्रिडिक्शन है, लेकिन डेटा के बेस पे है। जिस तरह से मार्केट आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। शायद आज के टाइम में आप जो जिस जिस फेज में चल रहे हैं हम लोग, वो फेज एक ऐसा फेज है कि आप समझिए कि 3-4 साल के बाद जो सुनामी आने वाली है, एक आंधी आने वाली है या टॉर्नेडो आने वाला है, उसमें हमें पता भी नहीं है उससे पहले कि ये शांति है। और मैं इसको शांति क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम लोग अभी जो चलती हुई मार्केट है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सारे के सारे जो रिसेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल चुके हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, और एज वेल एज बहुत सारे इन्वेस्टर भी ये बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वर्ड की जो पावर है, लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होती नजर आ रही है। जैसे कि आप हिस्ट्री अगर आप पलट के देखते हैं 200-300 साल के बीच में, ये जो वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो चेंज होती है। आज यूएस के पास में है, उससे पहले ब्रिटिशर्स के पास में थी, उससे पहले मुगल्स के पास में थी, तो ये शिफ्ट चलता रहता है। अब जो देखने में आ रहा है, जिस तरफ ये पूरा वर्ल्ड मुड़ने को जा रहा है, वो या तो चाइना एक सुपर पावर दिख रहा है, और अगर चाइना को अपोजिशन पूरे वर्ल्ड का करना पड़ा तो शायद इंडिया भी सुपर पावर बन सकता है नेक्स्ट। तो एक बहुत बड़ा ये फोरकास्ट है, इंडिया भी सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि थर्ड नंबर पे इंडिया आ जाता है। रशिया बहुत बड़ा सुपर पावर हो सकता था, लेकिन वो जिस तरह से अलग थलग किया गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसमें बहुत ही कम संभावनाएं हैं कि रशिया उभर के आ पाएगा। अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं अमेरिका की, तो अभी अपोजिशन में जो एकदम फ्रंट में खड़ा है वो है चाइना। तो चाइना में कहीं ना कहीं पावर जो है, वर्ल्ड पावर जो है, वो शिफ्ट होते दिख रही है। एक वो बहुत बड़ा रीजन है। अब वर्ल्ड पावर जो शिफ्ट हो रही है उसमें कोई एक रीजन नहीं है, उसमें बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे कि यूएस जो है वो इतने बड़े कर्जे में आज चल रहा है, जिसकी वजह से सत्ता तो चेंज हो रही है। मतलब वहां पे जो पार्टीज के प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं वो तो अलग अलग पार्टीज से आ रहे हैं, लेकिन कुछ मेजर चेंज नहीं लेके आ रहे हैं। जो यूएस के ऊपर ट्रिलियन डॉलर्स का जो लोन बढ़ता चला जा रहा है, ये ट्रिलियन डॉलर्स लोन जो है वो हर साल बढ़ रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उसमें लोग वादा करते हैं और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं कि हम ऐसा करेंगे और यूएस के लोन को कम करेंगे। अब यूएस के लोन तो बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर ट्रम्प साहब का भी एंट्री होती है, वो प्रेसिडेंट दोबारा बनते हैं, और वो इसी वादे के साथ बनते हैं कि वो अपने बिजनेस स्किल्स को लेकर के इस पूरे लोन के सिस्टम को खत्म करेंगे, मतलब कम करेंगे इन 5 साल के टाइम में। अब क्या होता है, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लाना शुरू करते हैं जो कि एक बार यूएस को फिर से ग्रेट यूएस बनाएंगे, ग्रेट अमेरिका बनाएगी। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद में पॉलिसीज जो है वो वापस रिटर्न लेनी पड़ जाती, ऐसा केस बन जाता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने टैरिफ चेंज की बात किया, जिस तरह से इन्होंने अपनी बहुत सारी कई बातों को वापस लेना शुरू कर दिया, जिस तरह से इन्होंने वॉर्स में विदाउट एक्शन लिए हुए केवल इंटरप्शन करना शुरू किया, केवल बातों से इंटरप्शन, वर्बल इंटरप्शन करना शुरू किया, इस वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से इनकी जो खुद की इमेज थी वो बहुत डाउन हुई है। पूरे वर्ल्ड सिस्टम, पूरे वर्ल्ड में बहुत डाउन हुआ है यूएस का जो एक इमेज थी, एक लीडरशिप की इमेज थी। जब लीडर कोई बात सीरियस होकर नहीं बोलता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको जब रिएक्शंस आते हैं उसको वापस लेनी पड़ती। ऐसा केस यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में हुआ। उन्होंने बहुत सारे वाक्यों में अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद में उसको रिटर्न लिया। जैसे टैरिफ की बात किया, जब टैरिफ का अपोजिशन शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड लेवल पे, टैरिफ के पॉलिसीज बनाने के बाद में, न्यू पॉलिसीज क्रिएट करने के बाद में, टैरिफ को फिर बहुत सारे कंट्रीज से इनको कम करना पड़ा, और जिसका प्रभाव ये दिखा कि इनकी बातों को सीरियस लेना बंद कर दिया बहुत सारी कंट्रीज ने। पावर है, यूएस एक लीडरशिप में है, लेकिन आप इस चीज को भी देखिए किस तरह से यूएस का प्रेसिडेंट कोई बात एक रात में बोलता है, दूसरे दिन वो पलट जाता है या फिर चेंज कर देता है। तीसरी चीज जो है,
सबसे बड़ा है इंटरप्शन। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, फिर इधर इजराइल गाजा पे हमला कर रहा है, फिर इधर इंडिया पाकिस्तान का भी मामला हुआ। अब ये तीसरे किसी, ये दो कंट्री के बीच की बात होती है, या तीन कंट्री के दो कंट्री के बीच में एक यूएस प्रेसिडेंट अगर इंटरप्ट कर रहा है, या फिर बीच में आकर के कोई किसी एक टॉक पे लाके, वो समझौते पे लाके खत्म कर रहा है बात को, तो वो जो समझौता कराने वाला है वो तीसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर या चौथे प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड लेवल पे जाकर के वो इस बातों को कभी भी ओपनली नहीं रखेगा। लेकिन ट्रंप तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के दो कंट्री के बीच की बातों को रखने के बाद में अपनी सीरियसनेस को और अपने इंपॉर्टेंस को बहुत पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। ये इंडिया पाकिस्तान के मामले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं, यूक्रेन और रशिया की बात कर रहा हूं, जहां पे इनकी कोई भी अब इमेज अच्छी नहीं रह गई है, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई। ना तो यूक्रेन अब करने वाला है, ना ही रशिया करता है। चाइना का तो कोई बात ही अलग कर जाए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इजराइल एंड ये गाजा का जो केस चल रहा है, इसमें भी इजराइल के जो प्रेसिडेंट है वो भी इनकी बात को नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से आप आज मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को पॉजिटिव करने के लिए, मतलब लोन्स को कम करने के लिए आप दूसरे कंट्रीज में, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज में जा करके आप डील्स करते हैं, हथियार बेचने के लिए जाते हैं, मतलब अपने जो डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप दूसरे दूसरे कंट्री में जाकर के सेल कर रहे हैं, अपने हथियारों का सेल कर रहे हैं, और काफ़ी ट्रिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स में आपको ये ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इमेज की गिरने की वजह से जो आपने कुछ पॉलिसीज चेंज किया या टैरिफ को लेकर चेंज किया, उससे वर्ल्ड पूरा यूएस के खिलाफ खड़ा हो गया। जहां पे केवल एक दो कंट्री थी यूएस की पॉलिसीज को नहीं एक्सेप्ट करने की तैयार थी, या लीडरशिप की रेस में उसके साथ में खड़ी थी, वहां पे उनके पास में काफी कुछ पावर आ गई। अब इसका हम इस चीज को थोड़ा अंदर समझते हैं, किस तरह से रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ये मैं बताना चाहता हूँ। कि देखिए, आप जो वर्ल्ड पूरी इकोनॉमी है वो हमारी कहीं ना कहीं बेस्ड है यूएस के बिजनेस पे। अब यूएस जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, यूएस ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो डॉलर्स में डील करती हैं। यूएस जो होता है ये लोन कहाँ से लाता है? आखिर में जब यूएस कंट्री अपनी है, वो कभी पैसे छापे और अपना उस मनी को यूज करें। एक्स्ट्रा पैसे जो प्रिंट करना, वो भी एक कंपनी, एक किसी कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है। इससे रिसेशन बढ़ते हैं उसका। कैसे ये कर्जे में डूब रही है और इसका कर्जा बढ़ता क्यों जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जब यूएस को पैसे की जरूरत होती है या फिर प्रिंट करने होते हैं, तो यूएस जो है वो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को निकालती है। क्योंकि अब बॉन्ड्स किसके बेस पे निकालती है गवर्नमेंट? बॉन्ड्स क्या होते हैं कि एक तरह का लोन होता है जो कि पब्लिक से लोन, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो लोन लेती है। अब वो लोन लेने का प्रोसेस, वो लोन लेती क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट का काम होना है, कुछ नई इंडस्ट्रीज लगानी है, कहीं पे कुछ और चीजें करनी है, तो डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट लोन जो है पब्लिक से लेती है। पब्लिक से लेने का मतलब समझिएगा, यूएस की गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो पूरी तरह से बाहर की कंट्रीज भी ले सकती हैं, वहां की गवर्नमेंट भी ले सकती हैं, और पब्लिक भी ले सकती है। वहां के लोकल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर भी इन बॉन्ड को खरीद सकते हैं। अब क्या होता है कि जब अमेरिका की इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही होती है, या डेवलप्ड कंट्री में यूएस आता है, उस केस में, और उसके साथ में बहुत सारी कंट्रीज बिजनेस करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। अब उस केस में क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड रहता है। जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे बॉन्ड्स जो है यूएस के उठाते हैं। ये जो बॉन्ड्स उठाने वाले लोग होते हैं, ये कोई एफआईआईज ही नहीं होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स केवल नहीं होते हैं, ये वहां के रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं, यूएस के डीआईएस भी होते हैं। इसके अलावा कंट्रीज भी होती हैं, जैसे चाइना है, जैसे इंडिया है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे श्रीलंका है, जैसे सिंगापुर है, जैसे ये सारी जो 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 कंट्रीज हैं, ये भी यूएस के बॉन्ड्स को खरीदती हैं, उसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। अब क्या होता है कि कोई ऐसा यूएस प्रेसिडेंट आता है जो सभी को लेके साथ में चलने के बजाय वो अपनी इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है मार्केट में,
और जहां पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है वहां मार्केट से लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया की मार्केट क्यों डे बाय डे ग्रो हो रही है, क्योंकि इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती हुई दिखती है। मार्केट को उनके लिए हुए निर्णय बड़े स्ट्रांग दिखते हैं, और जो इंडियन पब्लिक है वो उसका जो ट्रस्ट है पीएम मोदी की तरफ वो बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट भी स्ट्रांग रिस्पॉन्ड कर रही है। कभी भी आप देखेंगे कि बाहर की मार्केट, यूएस की मार्केट डाउन जाती है लेकिन हमारी मार्केट को कोई असर नहीं होता। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्टेबल अपने आप को शो कर पाई है पिछले 10 सालों में। अब यूएस गवर्नमेंट की बात करें, जहां पर इनको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है एज ए लीडर पूरे मार्केट में, वहां पर ये इनस्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो वहां पर जिन लोगों ने इनकी कंट्री में बॉन्ड्स खरीदे थे या जो इन्वेस्टमेंट किए थे, वो कंट्रीज ने क्या किया, टैरिफ वॉर के बाद में चाइना ने अपने बॉन्ड्स खींचने शुरू कर दिए, मतलब बेचने शुरू कर दिए, और दूसरी कंट्रीज ने बेचने शुरू कर दिए। अब क्या होगा अगर अचानक ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के लोग किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद में आके कहते हैं नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे वापस करो, मैं बॉन्ड बेचना चाहता हूँ। एक साथ अगर कोई कंट्री ऐसा ऐसा अचानक होता है तो वहां पर रिसेशन आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि वहां का जो पैसा होगा उनको देना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को रिटर्न करना पड़ेगा अगर वो बॉन्ड बेचते हैं। और इस केस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यूएस के लिए। तो चाइना ने काफ़ी कुछ बॉन्ड्स सेल भी किए। इसके अलावा और कंट्रीज भी इस बारे में सोच रहे हैं, जिसको ट्रंप कहीं ना कहीं मनाते हुए भी नजर आए। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा वर्ल्ड यूएस पे ही नहीं डिपेंड है, यूएस भी पूरे वर्ल्ड के बिजनेस पे डिपेंडेंट है। इसीलिए यूएस कहीं भी वॉर होती है या कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो यूएस आगे जाकर के वहां इंटरप्शन करता है, क्योंकि उसको भी इस चीज का इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा। अब हम फिर से वापस आते हैं इंडिया पे, ये रिसेशन कैसे इंपैक्ट करेगा। 2008 का लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था उसका इफेक्ट हमारे कंट्री पे आया था। ये इस तरह का सिस्टम है कि जब समुद्र में कभी आपने सी में देखा होगा सुनामी आती है तो समुद्र के बीचों बीच जो लहरें उठती हैं वो आखिरी तट तक जाती हैं, और वो इतनी भयावह होती हैं कि वो तट के आसपास के गांव को निगल जाती हैं। सेम थिंग कुछ जो यूएस में होता है वो उसका इफेक्ट हमारे इंडिया तक इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे बहुत ज्यादा है, डॉलर्स पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जब भी यूएस में कोई चीज, कोई अगर राष्ट्रपति या कोई बिजनेसमैन छींकता भी है तो उसका असर हमारी कंट्री पे पड़ता है, हमारी मार्केट पे पड़ता है। और ये डिपेंडेंसी हमारी समय के साथ में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो अभी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है रशिया के साथ में और दूसरी कंट्रीज के साथ में, जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिल रहा है। अब अगर इस तरह का कुछ इनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है और कर्जा बढ़ता है तो आने वाला जो समय है, अगर ये नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ट्रम्प से कोई उम्मीद नहीं है, पूरे वर्ल्ड को कोई उम्मीद नहीं है, तो उस केस में ये खतरा यूएस के ऊपर और बढ़ेगा। और जब ये यूएस के ऊपर खतरा बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टर अभी तक हैं यूएस के साथ में वो भी पीछे अपना बैकफुट लेंगे। और जब बैकफुट पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स लेना शुरू करेंगे, एफआईएस लेना शुरू करेंगे, कंट्रीज अपने इन्वेस्टमेंट वापस लेना शुरू करेंगी, तो आपको फिर से एक बार रिसेशन देखने को मिल सकता है, फिर से मार्केट क्रैश देखने को मिल सकता है। और जब यूएस में होगा तो उसका इफेक्ट हमारे कंट्री पे आएगा, ये बहुत ही क्लियर है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 3 से 4 साल का समय हमारे पास में है जिसमें हम ये मार्केट क्रैश देख सकते हैं। नॉट नाउ, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में हैं और हम लोग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं एज ए कंट्री। और ट्रम्प, हो सकता है ट्रम्प के बाद में कोई ऐसा राष्ट्रपति आए जो इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली संभाल सके और इसको क्लियर आउट करने की कोशिश करे। तो मेरा बस बात इतना ही था। मैं इस पूरे रिस्ट्रिक्शन के प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाह रहा था और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो बताना चाह रहा था। वो सारी चीज़ें मैंने शायद आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, आपको समझ में भी आया। लेकिन अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक करेंगे आप, और लाइक करेंगे तो शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ये लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि आखिर में मार्केट में क्या होने वाला है। और तीसरी चीज़, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सब्सक्रिप्शन हम लोग को मोटिवेशन देता है। हम नए नए टॉपिक्स को एक बार स्टडी करते हैं, उसके डीप में जाते हैं, आपके लिए उसको एनालाइज करते हैं, देन आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर इस तरह से इसमें
कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं वीडियोस डालता हूँ, लोग देखते भी हैं, अच्छे व्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए, और लेकिन हमारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो उतने पे ही रुके हुए हैं पिछले 6 महीने से। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसका कुछ रिजल्ट आना शुरू हो, और मेरी भी कभी ऐसा ना हो कि मेरी हिम्मत टूटे और मैं औरों की तरह ये बोलूँ कि कुछ बना नहीं। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि अगर मेरे कंटेंट्स अच्छे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी आपकी नॉलेज पावर को बढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जा करके एक बार, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो कभी ना कभी आपके माइंड में हिट करेगा, नहीं, ये बार बार आदमी मेरे सामने आ रहा, तो क्यों नहीं इसको सब्सक्राइब करते, सब्सक्राइब करेंगे आप। क्योंकि मैं भी लोगों को प्रमोट करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है और उसके वीडियोस आ रहे हैं, शायद उतने अच्छे व्यूज ना हो, मतलब उसके मतलब सेटअप उतना अच्छा ना हो सकता है वो उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हो, लेकिन उसके जो कंटेंट है उसमें उसमें बहुत पावर है, मतलब उसमें बहुत नॉलेज है, डेफिनेटली मैं उसको सब्सक्राइब करता हूँ, उसको लाइक करता हूँ। क्यों करता हूँ? बिकॉज मैं जानता हूँ कि उसके पीछे वो कितनी मेहनत कर रहा होगा, उसके क्या ड्रीम्स होंगे। उस किसी की अगर ड्रीम्स जो हैं, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन से आप अगर उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं होगा। आपके इस एडिशन से, आपके इस सपोर्ट से ही बड़े बड़े जो क्रिएटर्स आज देख रहे हैं, आप अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ लोग कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा रखिए और अपना साथ दीजिए। डेफिनेटली मैं भी कुछ आपको अच्छी चीज़ें और भी अच्छी चीज़ें इन फ्यूचर लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।